नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसका सब्सीक्वेंट नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हमारे लिए नीट पीजी 2021 के लिए ज़रूरी हैं, जितने भी जर्नल्स हैं, जो भी अपडेट्स हैं, उन पे हम बात करेंगे। उससे पहले एक थोड़ी सी बात, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। मैंने अपना जो पहला वीडियो डाला था उसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, आप लोगों ने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि उस पर व्यूज़ तो बहुत हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलेगी, बजाय इसके कि आपका कोई मित्र आपको बताएगा। और चूँकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, तो उस लिमिटेड टाइम पीरियड में हमें इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिलेगी और हम उसको पढ़ पाएंगे और उसका आगे हमारा एग्ज़ाम में फ़ायदा ले पाएंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मैंने मेरा पहला लेक्चर वीडियो डाला था इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो जनरल में से थे, जिसमें से मैंने लगभग कहा था कि 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो वो वीडियो मैंने डाला था INI CET एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आप एक बार जाइए, जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है वो देखें। 36 मिनट के वीडियो में से लगभग 6 से 8 क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए हैं INI CET के नेक्स्ट डे के एग्ज़ाम्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि पेपर सेटर्स का मेरे से कोई रिलेशन नहीं था, ये जस्ट एक, मैं इससे ये बताना चाहता हूँ आपको कि आज के टाइम में जो भी पेपर सेटिंग हो रही है, जो भी हमारे मेडिकल से रिलेटेड एग्ज़ाम पेपर्स बनाए जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के, उनके अंदर मेडिसिन अपडेट्स, रिसेंट अपडेट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, और उन्हें हम इन जर्नल्स के द्वारा पढ़कर उनका आंसर इजीली कर सकते हैं। और आप सभी ये जानते हैं कि एक एक क्वेश्चन का कितना इम्पोर्टेंट रोल हमारे एग्ज़ाम में सिलेक्शन में होता है, रैंक में होता है, सीट में होता है, हमारी ब्रांच में होता है। तो आप देखेंगे कि उस 36 मिनट के वीडियो में मैंने लगभग 20 टॉपिक कवर किए थे, और उस 20 टॉपिक में से लगभग 6 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट INI CET एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अभी तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें पता नहीं है, INI CET के पेपर में हो सकता है कि ज़्यादा भी पूछे गए हों, बट जितना मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए एक भी लेक्चर को आप मिस मत कीजिए। मैंने बहुत मेहनत की है लेक्चर्स को बनाने में, और आप मान के चलिए एक एक आर्टिकल को पढ़ना, उन इतने सारे जर्नल्स में से उन आर्टिकल्स को चूज़ करना जो हमारे लिए रिलेवेंट हैं, बहुत मुश्किल काम है। और वो मैंने कोशिश की है कि आपको 5 या 6 लेक्चर के अंदर पूरा टॉपिक मैं कवर करवा दूं, ताकि उसमें से, अब मेरा विश्वास है, आप मान के चलिए, कम से कम 50% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नीट पीजी 2021 के अंदर इन रिसेंट अपडेट्स में से, इन मेडिकल जो जर्नल्स हैं, इनमें से पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे इसका ब्रेकअप मैं आपको समझा देता हूँ। लगभग 20% क्वेश्चंस तो आपके डायरेक्ट आएंगे, यानी 50% जो क्वेश्चंस मैं क्लेम कर रहा हूँ कि आएंगे उस पेपर्स में, 20% क्वेश्चंस तो आप मान के चलिए कि वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे। कोई नई ड्रग के होंगे, कोई नई डायग्नोस्टिक मॉडलिटी के होंगे, नई थेरेप्यूटिक मॉडलिटी के होंगे, या फिर कोई जो नया गाइडलाइन होगी उसके बारे में होंगे। बाकी बचे हुए 30% क्वेश्चंस उन टॉपिक्स में से होंगे जो टॉपिक्स इन जर्नल्स में कवर किए गए हैं। देखिए क्या होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मल्टीपल माइलोमा पे रिसर्च चल रहा है, तो मल्टीपल माइलोमा से रिलेटेड कोई नई ड्रग या कोई नई गाइडलाइन या कोई नई इमेजिंग मॉडलिटी या कोई रेडियो डायग्नोस्टिक कोई नया पैरामीटर डेवलप किया गया है। अब वो चूँकि जर्नल्स के अंदर, इस लास्ट 1 ईयर के जर्नल के अंदर यदि मल्टीपल माइलोमा को स्पेस मिला है, क्योंकि हमारा जो मेडिकल साइंस है वो तो अथाह समुद्र है, उसमें अनगिनत टॉपिक हैं, आपके जितने भी 20-22 सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से। अब उसमें से किसी एक टॉपिक को चूज़ करके उसका क्वेश्चन बना के देना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इस साल का जो हमारा मेडिकल का जो पेपर है उसमें कौन से टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किया जाएगा। तो इसी तरह से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मल्टीपल माइलोमा। तो आप देखेंगे कि इस बार का जो मैंने जर्नल्स, अभी आप ये आर्टिकल्स बहुत सारे पढ़ लेंगे, मैंने जो मेरा लेक्चर बनाया था उसमें भी था, और मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि मल्टीपल माइलोमा को बहुत अच्छी तरह पढ़ लीजिए। इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, बेसिक क्वेश्चन मिलेगा, और एक नया रिसेंट अपडेट का क्वेश्चन भी मिलेगा। और आप देखिए INI CET में डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन दिया गया, हालांकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, एक क्लिनिकल हिस्ट्री दी गई थी और उसका आंसर मल्टीपल माइलोमा था।
तो जो मैं बता रहा हूँ कि आपको जो 50% ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर्स के इन जनरल्स के टॉपिक्स में से कवर होंगे, उसमें 20% तो बिल्कुल डायरेक्ट आएंगे और जो 30% होंगे आपको इन जनरल्स, ये जो मैं आर्टिकल्स आपको बताऊंगा, इनके जो टॉपिक्स बताऊंगा, इन टॉपिक्स को बेसिक लेवल पे भी बहुत अच्छी तरह से तैयार करके रखना है। आप देखिए इतने अथाह समुद्र में से यदि 25, 50 या 100 टॉपिक आपको मिल जाएं कि भाई आपका जो पेपर है उसके 50% क्वेश्चन इन 100 टॉपिक या 200 टॉपिक में से ही आएंगे, तो आप देखिए अपना काम कितना आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कृपया करके इनको आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पार्ट पे मैंने मेहनत करी है। मैं आपको ये जो 5-6 लेक्चर की एक सीरीज़ दे रहा हूँ, इनको बहुत अच्छी तरह से देखिए, आज इनको पढ़िए, पूरे वीडियोस को सुनिए। कोशिश करूंगा इनका आधे घंटे में 25-30 मिनट का एक वीडियो, इससे ज़्यादा नहीं हो। इवन हो सकता है 10-15 मिनट में भी अपना पार्ट ख़त्म हो जाए। पढ़ने का तरीका क्या रहेगा कि जब मैं इसमें आपको कोई ड्रग या कोई भी चीज़ बता रहा हूँ जो कि हमारे आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने बहुत अच्छी तरह मार्क की हुई है, आप देखेंगे अभी, तो आपको उस पर ध्यान देना है। हमें मास्टर नहीं बनना है उस टॉपिक का, हमें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन वाले कंसेप्ट पे चलना है कि हमें उस ड्रग का नाम, उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और वो ड्रग क्या उसकी इंडिकेशन है। यदि इतना भी हमें दिमाग में सेट रहेगा तो जब वो एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा उसमें हमें दिखेगा तो हमारे 4 ऑप्शंस में से हम इजीली 3 ऑप्शंस एक्सक्लूड कर पाएंगे और हमारा आंसर निकाल पाएंगे। दैट्स इट। इतना ही हमारा पर्पज है कि हम उसका एमसीक्यू सॉल्व कर पाएँ। हमें उस टॉपिक पे, उस ड्रग पे मास्टरी नहीं चाहिए, हमें इतना चाहिए कि उससे रिलेटेड यदि हमारा एमसीक्यू आ जाए तो वो हम सॉल्व कर पाएँ। तो ये उसका पढ़ने का तरीका रहेगा। इसके अलावा जब ये 5 आपके पूरे 5 या 6 टॉपिक, 6 आर्टिकल, 6 लेक्चर्स कवर हो जाएंगे, उसके बाद में मैं आपको इसका पूरा, मैंने कंसाइज वे में एक बुक बनाई है जो कि लगभग 50 से 60 पेज की एक बुक है, जिसमें पूरे जितने भी लेक्चर्स हैं उनको बहुत ही कंसाइज वे में मैंने कवर किया है। उस बुक का PDF आप लोग जिसको भी चाहिए वो कृपया करके मुझे व्हाट्सएप कर दें, मुझे मेल कर दें, उनको मैं वो PDF सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोग वो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए रहेगी। यानी आपके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, जब भी जैसा भी आपको कंफर्टेबल टाइम मिले आपको वो बुक पढ़नी है। वो 50 पेज की, 60 पेज की बुक पढ़ने में आपको मुश्किल से 1 घंटा जाएगा। आप पूरा मार्क करेंगे, अभी उन लेक्चर्स को सुन लेंगे, उसके बाद में 2 दिन पहले उनको जस्ट मार्क करेंगे। इससे आपको ये पता लग जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल रिलोनासेप्ट मैंने एक दवाई बताई थी, मेडिसिन बताई थी जो नई ड्रग है। अब आपके एग्ज़ाम में आ गया कि रिलोनासेप्ट इज़ यूज्ड फॉर, तो अभी आपने यदि इतना सा भी आपने मेरा लेक्चर सुना हुआ है और आपने उस बुक में से पढ़ लिया है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा कि रिलोनासेप्ट रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस की ड्रग है। सपोज आप भूल भी गए, लेकिन आप जब ऑप्शंस देखेंगे और उसमें रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस देखेंगे तो आप अपने ज़रूर से उसको रिकॉल कर पाएंगे कि रिलोनासेप्ट इज़ अ ड्रग फॉर रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस, और आपका पर्पस सॉल्व हो गया, आपको उसमें आंसर मिल गया। यदि आपने वो रिलोनासेप्ट के बारे में मेडिसिन अपडेट में नहीं पढ़ा है, इन जर्नल्स में नहीं पढ़ा है, तो आप कभी उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। तो हार्डली 2 से 5 सेकंड का आपको समय लगेगा और आपको तुरंत रिकॉल कर लेगा आपका ब्रेन कि यस, रिलोनासेप्ट हमें पढ़ाया गया था और वो रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस की न्यू ड्रग है। दैट्स इट। इतना ही मेरा पर्पज है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता आपको, क्योंकि अब हमारा लास्ट टाइम है, 1 महीने का समय है, उसमें हमें बहुत सारा चीज़ें कवर करनी है। लेकिन मेरा केवल इतना सा प्रयास है कि मैं जो 2 बिल्कुल अनछुए पहलू, जो 2 बिल्कुल अनटच्ड चीज़ें होती है एक मेडिकल स्टूडेंट की, जिसमें जर्नल्स और एक उसके केस हिस्ट्रीज़, ये 2 पे मैं काम करूँगा। लास्ट 1 महीने के अंदर ये जो हमारा बचा है, इस 1 महीने में मैं कोशिश करूँगा कि इन 2 टॉपिक्स पे आपकी मास्टरी करवा दूँ। बाकी मैं अपने लेक्चर में बता चुका हूँ, मेरा पहला लेक्चर ज़रूर सुन लें कि बाकी तैयारी किस तरह से करनी है। तो हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम इसको चालू करते हैं लेक्चर को। कृपया करके सिंसियरली इसको सुनिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स आपको जल्दी मिल सकें। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं आज का लेक्चर। मेरा जो लेक्चर 1 है, जो जनरल से रिलेटेड है, वो आप लोग मेरे सेकंड वीडियो में देख सकते हैं, जो कि INI CET के एग्ज़ाम से पहले बनाया गया था। उसके आगे की चीज़ें मैं ले रहा हूँ, कुछ चीज़ें उनकी कॉमन भी आपको मिल सकती है, बट वो आपको पहले बताई जा चुकी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेज़ेपेल्यूमैब। टेज़ेपेल्यूमैब, दिस इज़ अ न्यू ड्रग, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, जो कि सीवियर अस्थमा के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है, इसको अभी ट्रायल की जा रही है। स्पेसिफिकली आपको 3 चीज़ें इसमें याद रखनी है। ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि थाइमिक स्ट्रोमल लिम्फोपोएटिन के अगेंस्ट में है। थाइमिक स्ट्रोमल लिम्फोपोएटिन एक सब्सटेंस है जिसके अगेंस्ट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इसको सबक्यूटेनियसली दिया जाता है
और ये मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा में यूज़ की जा रही है, तो इसका ट्रायल चल रहा है। नंबर 2, अस्थमा के अंदर बहुत सारी ट्रायल्स चल रही हैं अस्थमा से रिलेटेड, क्योंकि अस्थमा एक कॉमन डिसऑर्डर है। तो अगेन अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अस्थमा आपको आप बहुत अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। डेफिनेटली अस्थमा पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट है अस्थमा के बारे में कि अस्थमा में टोल लाइक रिसेप्टर 9 का एक रोल होता है। TLR9 हमारे इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि CPG मोटिव्स यानी साइटोसिन ग्वानिन डाइन्यूक्लियोटाइड मोटिव्स जो होते हैं माइक्रोबियल DNA के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है। और मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारा जो टी हेल्पर सेल है उसके रेस्पॉन्स को TH2 से TH1 में चेंज करता है। यानी कि TLR9 जो रिसेप्टर है वो TH2 रेस्पॉन्स को TH1 रेस्पॉन्स में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, जबकि अस्थमा जो है वो TH2 डोमिनेंट डिजीज़ है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बता दी है, कोई नहीं बताएगा, किसी टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे नहीं मिलेगी, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में मिलेगी कि अस्थमा इज़ जनरली ए TH2 डोमिनेंट डिजीज़। मैंने बहुत हाईलाइट किया हुआ है सारी चीज़ों को, तो आप कृपया उनको पढ़ लें। अस्थमा इज़ जनरली ए TH2 डोमिनेंट डिजीज़। तो यदि कोई भी ऐसी ड्रग हम डेवलप करेंगे जो कि TH2 डोमिनेंस को TH1 डोमिनेंस में कन्वर्ट करेगी, तो वो अस्थमा के जो एक्सजर्बेशंस हैं उनको कम करेगी। तो इसलिए TLR9 रिसेप्टर से रिलेटेड मेडिसिन डेवलप की जा रही है, अभी उसका ट्रायल चल रहा है। तो इसका पर्पज़ इतना ही है बताने का कि अस्थमा इज़ ए TH2 डोमिनेंट डिजीज़ और TLR9 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो TH2 से TH1 में कन्वर्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अस्थमा के साथ साथ आपको ये भी पढ़ना है। अब देखिए इसमें क्या नया डेवलपमेंट चल रहा है, ये डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर मॉड्यूलेटर यानी CFTR मॉड्यूलेटर्स, ये एक क्लास ऑफ ड्रग है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें दी जा रही है। इसमें ये जो क्लास ऑफ ड्रग है इसका एक कॉम्बिनेशन है, जो आप देखिए एलेक्साकेफ्टर, टेज़ाकेफ्टर एंड इवाकेफ्टर। एलेक्साकेफ्टर, टेज़ाकेफ्टर एंड इवाकेफ्टर, इनका कॉम्बिनेशन ड्रग है जो कि दी जा रही है। ये एक्चुअली ये CFTR मॉड्यूलेटर है और किन लोगों में दी जा रही है, सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड जो लंग डिजीज़ है, जो सीवियर लंग डिजीज़ के पेशेंट हैं जिनके अंदर अल्टीमेटली टर्मिनल डिजीज़ पे टर्मिनल एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं, उनके अंदर बेनिफिट के लिए इसको ट्राई किया गया है और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है। तो डेफिनेटली इस पर आपका क्वेश्चन आने वाला है। मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हुआ है लंग फंक्शन के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। CFTR मॉड्यूलेटर्स आर यूज्ड फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड लंग डिजीज इन एडवांस लंग डिजीज एंड एग्जांपल इज एलेक्साकेफ्टर, टेज़ाकेफ्टर एंड इवाकेफ्टर। देन अनदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एक पब्लिश हुआ है, दैट इज़ टेम्परेचर मैनेजमेंट फॉलोइंग कार्डियक अरेस्ट। देखिए यूजुअली बहुत सारी जगह आपने बेसिक साइंस में ये पढ़ा होगा कि हाइपोथर्मिया इज़ यूज्ड फॉर कार्डियक अरेस्ट पेशेंट। तो अभी कितना यूज़ करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पहली बात तो सडन कार्डियक अरेस्ट जो होता है उसके मैनेजमेंट में हम जो टेम्परेचर रेंज यूज़ करते हैं दैट इज़ 33 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो हाइपोथर्मिया से नॉर्मोथर्मिया तक का जो रेंज है वो हम यूज़ करते हैं। तो इसमें कंसेप्ट अभी ये आया है कि जो माइल्ड ब्रेन इंजरी के पेशेंट है, माइल्ड ब्रेन इंजरी के पेशेंट है, उनके अंदर हाइपोथर्मिया यूज़ करना है, उनमें नॉर्मोथर्मिया यूज़ करना है, सॉरी, एंड सीवियर ब्रेन इंजरी के पेशेंट में हाइपोथर्मिया यूज़ करना है। तो आपके ऑप्शंस किसी भी तरह से बनाए जा सकते हैं, बस कंसेप्ट आपको ये ध्यान रखना है। पेशेंट को यदि माइल्ड ब्रेन इंजरी है तो वी विल ट्राई टू डेवलप नॉर्मोथर्मिया, एंड पेशेंट को सीवियर ब्रेन इंजरी है तो वी विल ट्राई टू डेवलप hypothermia. That's it. Then another important article है choice of non-heparin anticoagulant in HIT. HIT is heparin induced thrombocytopenia. आप मान के चलिए heparin induced thrombocytopenia पे एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है एग्जाम के अंदर। इस टॉपिक को अच्छी तरह कवर कर लीजिएगा। जितने भी हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के पेशेंट्स होते हैं दे आर एट हाई रिस्क फॉर थ्रोम्बोसिस, इसलिए उन पेशेंट्स के अंदर फुल डोज ऑफ एंटीकोएगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बट दैट एंटीकोएगुलेशन शुड बी नॉन हेपेरिन एजेंट, क्योंकि हेपेरिन से तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है पेशेंट को, तो आप हेपेरिन दे नहीं सकते, तो फिर आपको फुल डोज एंटीकोएगुलेशन देना होता है जो कि नॉन हेपेरिन एजेंट हो। तो उसमें हमारे पास में चॉइस है, पैरेंटरल एजेंट्स होते हैं अर्गाट्रोबान, डेनापेरोइड,
बेवालिरुडिन एंड फोंडापेरिनेक्स। अब ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन जाएगा, आउट ऑफ दीज विच इज़ नॉट ए पैरेंट्रल एजेंट। तो आपको ध्यान रखना है देर आर 4 पैरेंट्रल एजेंट्स, अर्गाट्रोबान, डेनापेरोइन, बेवालिरुडिन एंड फोंडापेरिनेक्स। और इसके अलावा हमारे डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स है, जिस पे रिसेंटली INI CET के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया था। और अब आप देख लीजिए क्वेश्चन इसी वजह से आया था INI CET में, क्योंकि इससे रिलेटेड आर्टिकल रिसेंटली पब्लिश हुआ था। तो जो डोएक्स होते हैं यानी डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं पैरेंटल एजेंट्स के लिए की कंपैरिजन में, क्योंकि इनमें लोअर ब्लीडिंग रिस्क होता है। तो हमारे पास 2 सबसे अच्छे ऑप्शन है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए पेशेंट इज हैविंग हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, व्हाट विल बी द चॉइस ऑफ एंटीकोगुलेशन, व्हाट इज द बेस्ट चॉइस ऑफ एंटीकोगुलेशन। उसमें यदि ऑप्शन में फोंडापेरिनेक्स है तो आपको वो चूज़ करना है, और उसमें यदि डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट है तो वो चूज़ करना है। तो फोंडापेरिनेक्स और डोएक्स सबसे बेस्ट है, उसमें भी डोएक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट को हमें इंट्रावीनस एंटीकोगुलेंट नहीं देना है। तो ये आपका आर्टिकल हो गया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मैंने बता दिया। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेड साइड अल्ट्रासाउंड फॉर एक्यूट डिस्निया। अभी रिसेंट कंसेप्ट चल रहा है। सबसे पहले तो आप पोकस की फुल फॉर्म सुन लीजिए, पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड। पोकस इज पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड। जो भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं, पोकस को यूजुअली हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हम इमरजेंसी के अंदर यूज़ करते हैं। एक एक्यूट डिस्निया का पेशेंट आ गया तो उसमें हम पोकस में कौन कौन से अल्ट्रासाउंड कवर करते हैं, थोरेसिक अल्ट्रासाउंड, कार्डियक अल्ट्रासाउंड एंड वेस्कुलर अल्ट्रासाउंड कवर करते हैं। आपका एक्यूट डिस्निया का आपको डायग्नोसिस बनाना है तो ये देखा गया है कि जब आप इमरजेंसी के अंदर एक्यूट डिस्निया के पेशेंट्स के अंदर पोकस यूज़ करते हैं यानी पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, तो हार्ट फेलियर, न्यूमोनिया, न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल इफ्यूजन एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म के डायग्नोसिस में आपको बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए पोकस शुड बी यूज्ड फॉर एक्यूट डिस्निया पेशेंट। उसी पे ट्रायल चल रहा है और उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री डायग्नोस्टिक टूल की तरह डेवलप किया जा रहा है। देन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिस्क ऑफ पैराप्लेजिया आफ्टर ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन फॉर हिमोप्सिस। अब देखिए इसमें इस आर्टिकल में 3-4 क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहाँ करते हैं हम। एक पेशेंट है जिसको मैसिव हिमोप्सिस हो रहा है और उसमें आपको कैविटरी लीजन बन गया है, रासमुसेन एन्यूरिज्म बन गया है, तो वहाँ पे आपको ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन उसकी चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है। लेकिन यानी लाइफ थ्रेटनिंग हिमोप्सिस के लिए ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन करना होता है। बट को कहीं पे भी आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन से साइड इफेक्ट क्या होता है। तो कई बार क्या होता है, ब्रोंकियल आर्टरी को एम्बोलाइज करते समय स्पाइनल आर्टरी का भी इनएडवर्टेंट एम्बोलाइजेशन हो जाता है एंड दैट लीड्स टू स्पाइनल कॉर्ड इन्फार्क्ट, और जिसकी वजह से पेशेंट को पैराप्लेजिया डेवलप हो जाता है। हालांकि इट्स ए वेरी रेयर साइड इफेक्ट, बट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मे बी ए साइड इफेक्ट ऑफ ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। तो आपको केवल इतना याद रखना है, पैराप्लेजिया कैन बी देयर, क्योंकि आप कभी उसको कोरिलेट नहीं कर पाएंगे कि भाई ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन से पैराप्लेजिया क्यों हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि देयर मे बी इनएडवर्टेंट स्पाइनल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। और इसमें आपको ये करना है कि स्पाइनल ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसमें जो ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन में एम्बोलाइजेशन का जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं उसकी वजह से ये कई बार दिखाई देता है, स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन दिखाई देता है, जिसमें स्पेसिफिकली इन्होंने एक सब्सटेंस बताया है एन-ब्यूटाइल 2-साइनोएक्राइलेट। यदि याद रह जाता है, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भी रिसेंटली आपके INI CET में एग्जाम में क्वेश्चन आया था बेंजलकोनियम क्लोराइड से रिलेटेड, जो कि पूछा गया था, जो कि रिएक्शन कर रहा था। तो इसलिए क्या पता, ये कह नहीं सकते वो इस पेपर में ऐसा दे दें, नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना भी याद कर लेंगे तो बहुत है। बट एक जस्ट दिमाग में रख लीजिए, एन-ब्यूटाइल 2-साइनोएक्राइलेट यदि एम्बोलाइजेशन मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डेक्समेडेटोमिडिन वर्सेस प्रोपोफोल सिडेशन फॉर मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट्स। कई बार ये आर्ग्यूमेंट चलता रहता है कि विच वन इज़ बेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटेड पेशेंट जो होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, उनके अंदर सिडेशन के लिए प्रोपोफोल ज़्यादा बेटर है या डेक्समेडेटोमिडिन ज़्यादा बेटर है। तो ये देखा गया है ट्रायल के अंदर कि बोथ प्रोपोफोल एंड डेक्समेडेटोमिडिन आर अप्रोप्रिएट सिडेटिव्स और मैकेनिकली वेंटिलेटेड है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा है नहीं, बट याद रखिए दोनों इंपॉर्टेंट है। देन विटामिन सी नॉट बेनिफिशियल इन पेशेंट विद सेप्टिक शॉक। देखिए इसमें इस आर्टिकल में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी है। एक तो सोफा स्कोर के बारे में पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन सोफा स्कोर का मिल जाएगा, पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सोफा इज सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर। एक क्विक सोफा भी होता है, क्यू सोफा, वो इसका शॉर्टर वर्जन है, जो कि हम लोग इमरजेंसी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ICU के अंदर यूज़ कर रहे हैं पेशेंट के प्रोग्नोसिस को जस्टिफाई करने के लिए।
तो इन दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये आर्टिकल केवल इतनी सी एक चीज़ बताता है कि विटामिन सी हो चाहे हाइड्रोकोर्टिसोन, विटामिन सी यदि हम देते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन थायमीन के साथ में, तो सेप्सिस में कोई या सेप्टिक शॉक के अंदर कोई विशेष बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिलता है, जो कि अभी कोविड टाइम में बहुत चल रहा था। देन टोसिलिजुमाब फॉर सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस रिलेटेड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। टोसिलिजुमाब के बारे में भी इस समय बहुत पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है कोविड से रिलेटेड। तो कोविड-19 में टोसिलिजुमाब को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। तो बेसिक आपको इतना पता रहना चाहिए टोसिलिजुमाब के बारे में कि इट्स एन ह्यूमनाइज्ड एंटी इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर एंटीबॉडी, यानी जो टोसिलिजुमाब है वो IL-6 रिसेप्टर जो होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है और ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी है। और इसको किस किस चीज़ में हम यूज़ कर रहे हैं, इसके मल्टीपल यूजेस हैं, बट अभी इसको रिसेंटली USFDA ने अप्रूव किया है सिस्टम स्क्लेरोसिस में जो ILD हो जाता है पेशेंट को, SSC ILD, उसमें यूज़ किया गया है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है इसका। और जो इस SSC ILD के लिए जो स्कोरिंग यूज़ कर रहे हैं वो एक स्कोरिंग है मॉडिफाइड रॉडनेन स्किन स्कोर। तो ये आपको यदि याद रह जाता है तो ठीक है, आप देख लीजिएगा मॉडिफाइड रॉडनेन स्किन स्कोर। तो सिंपल एक क्वेश्चन आ सकता है, मॉडिफाइड रॉडनेन स्किन स्कोर इज़ यूज्ड फॉर सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। तो ये है। तो यूजुअली SSC ILD के पेशेंट में टोसिलिजुमाब को अप्रूवल दिया गया है USFDA के द्वारा। देन और वैसे हम एक चीज़ और बता दूं, इसमें जो है माइकोफेनोलेट यूजुअली यूज़ करते हैं, बट कई पेशेंट माइकोफेनोलेट को टॉलरेट नहीं करते, विच इज़ एन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, इसलिए टोसिलिजुमाब इज़ एन गुड अल्टरनेटिव। देन एप्रीपिटेंट फॉर कफ पैलिएशन इन लंग कैंसर। देखिए जो लंग कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर कफ बहुत ही डिस्ट्रेसिंग सिम्टम होता है और डिफ़िकल्ट टू ट्रीट सिम्टम होता है। पेशेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, बहुत बॉदर करता है उनको। तो उसके लिए एप्रीपिटेंट यूजुअली इज़ ए ड्रग। पहले तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन आएगा कि किस में यूज़ करते हैं। जो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग होता है उसमें एप्रीपिटेंट अप्रूव्ड ड्रग है। और इसका कफ के अंदर भी, लंग कैंसर के पेशेंट में जो कफ होता है उसमें भी इसका यूज़ देखा गया है। क्यों देखा गया है? क्योंकि इट इनहिबिट्स एक्टिवेशन ऑफ न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर बाय सब्सटेंस पी, यानी जो आपका सब्सटेंस पी है वो सब्सटेंस पी आपके न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर यानी NK1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और उस NK1 रिसेप्टर के एक्टिवेशन की वजह से आपको क्रॉनिक कफ होता है। तो यदि कोई ऐसी ड्रग दी जाए जो कि न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर के एक्टिवेशन को इनहिबिट कर दे तो वो आपको क्रॉनिक कफ में रिलीफ दे सकती है। तो उसके लिए एप्रीपिटेंट पे ट्रायल चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है एप्रीपिटेंट का न्यू यूज़ है, न्यू इंडिकेशन है एप्रीपिटेंट का, बिसाइड कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग। इसको क्रॉनिक कफ विच इज़ इन लंग कैंसर पेशेंट में भी यूज़ किया जाता है। देन न्यू एस्को गाइडलाइन फॉर पैलिएटिव केयर ऑफ डिस्निया इन एडवांस कैंसर। ठीक है, ये कोई बस गाइडलाइन, इसलिए नई गाइडलाइन आई है एस्को के, अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी की, तो वो मैंने लिख दिया कि यूज़ ऑफ सिस्टेमिक ओपियोइड्स हम कर सकते हैं जब जो डिस्निया होता है एडवांस कैंसर के अंदर, उसमें आपको किसी भी अदर थेरेपी से फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो जाके आप लास्ट में आपको सिस्टेमिक ओपियोइड यूज़ कर सकते हैं हम। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये बहुत है, सोटाटरसेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। दिस इज़ ए न्यू ड्रग। सोटाटरसेप्ट एक नई ड्रग है जो कि लिगैंड ट्रैप है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा यानी TGF बीटा पे काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया सोटाटरसेप्ट का, TGF बीटा पे काम करती है। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन के लिए इस ड्रग को डेवलप किया गया है, सबक्यूटेनियसली दिया जाता है और इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जो कुछ इसके जनरल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हेडेक, डायरिया, पेरिफेरल एडिमा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। इसको आप चाहे याद रखें ना रखें, बस इतना सा याद रख लीजिए, सोटाटरसेप्ट एक जो ड्रग है TGF बीटा पे काम करती है और पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन में दी जाती है। दैट्स इट। ये 3 लाइनें आपको याद रखनी है, 2 लाइनें याद रखनी है। इनहेल ट्रीप्रोस्टिनिल फॉर ILD रिलेटेड पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये मैं अपने पहले लेक्चर में भी बता चुका था तो वापस बता देता हूँ। ILD रिलेटेड जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है उसके अंदर अब तक हमारे पास में स्टेरॉइड्स के अलावा कोई ड्रग नहीं थी, तो उसमें यूज़ किया गया है इनहेल्ड प्रोस्टेनोइड ट्रीप्रोस्टिनिल को और उसका अच्छा यूज़ देखा जा रहा है। देन ड्यूरेशन ऑफ थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस इन पेशेंट्स विद कैंसर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैंसर इज़ इन हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। ये बेसिक कंसेप्ट है, हमेशा याद रखना आपको कि इंडिविजुअल्स जिनके अंदर एक्टिव कैंसर होता है उनमें हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है और इसलिए उनमें वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यानी VTE होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये देखा गया है कि
कई बार ऐसा देखा गया है या ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है, एक चलता है कि भाई हमें लॉन्ग टर्म का एक्सटेंडेड प्रोफाइलेक्सिस देना चाहिए, एंटीकोगुलेंट्स का थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस देना चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड ड्यूरेशन का थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस देना चाहिए। तो उसमें स्टैंडर्ड ड्यूरेशन का थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस ही बेटर रहता है। ठीक है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं ऑलरेडी अपना स्ट्रेस करके बता दूंगा आपको। देन एवाकोपान फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस। देखिए ये फिर अभी इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था INI CET के अंदर। क्यों आया था, उसका रीज़न यही था, डायरेक्ट एंका रिलेटेड वेस्कुलाइटिस पे क्वेश्चन था, क्योंकि वो रिसेंट आर्टिकल में उसका पब्लिश हुआ था। तो एवाकोपान आपको याद रखनी है, इट्स एन ओरल कॉम्प्लीमेंट C5a रिसेप्टर इनिबिटर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखिएगा, ओरल कॉम्प्लीमेंट C5a रिसेप्टर इनिबिटर, और इसको स्टेरॉइड स्पेरिंग थेरेपी के रूप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंका एसोसिएटेड जो वेस्कुलाइटिस होता है उसके अंदर। तो एंका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस के अंदर हम यूजुअली स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, बट प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉइड के मल्टीपल साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसके लिए इसको ड्रग को डेवलप किया जा रहा है। ओरल कॉम्प्लीमेंट C5a रिसेप्टर इनिबिटर है ये एवाकोपान, दैट्स इट। तो ये अभी एक लेक्चर हो गया अपना, इसको अपन यहीं एंड करते हैं। एक बार आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर अपन फिर डालेंगे। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, इनको पढ़िए, ढंग से पढ़िए, और जल्दी ही अब मैं कोशिश करूँगा कि अगले 4-5 दिनों के अंदर आपका ये जो जनरल्स अपडेट वाला काम है ये पूरा कर लें अपन, और फिर अपन केसेस पे आएंगे। इससे रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेश्चन चाहिए, कोई क्वेरी हो, तो आप कृपया करके मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए, ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेस्पॉन्ड कीजिए। सब आपके भले के लिए है, आपका समय बचाने के लिए है। कोशिश कर रहा हूँ एक कि भाई आप कम समय में आपको अच्छी नॉलेज दे सकूँ। धन्यवाद।